अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदेद। मैं हूं इरफान हैदर। नाजरीन, पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं और इन अच्छी खबरें ना आने की वजह जो है वो है शदीद बारिशें, क्लाउड बस्ट और लैंड स्लाइडिंग, जिसके नतीजे में पिछले 48 घंटे की हम बात करें तो 357 से ज़ायद अफराद की हलाकतें हो चुकी हैं मुख्तलिफ अजला में और ज़्यादातर KPK के 11 अजला इससे शदीद मुतासिर हुए हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। सैकड़ों घर जो हैं वो मिसमार हो गए हैं। कई ऐसे अफराद हैं जो अब तक लापता हैं, जिनकी तलाश का काम जारी है। इसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान के इदारे, चाहे वो सूबाई सतह के हों या वफाकी सतह पर, वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं पिछले 48 घंटे से। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान बनने से अब तक कई दफ़ा इस तरह शदीद बारिशें हों, वो जल्जले हों या दीगर कुदरती आफात हों, इनके बावजूद इसके सद्देबाप के लिए आज तक पाकिस्तान में क्या किया गया और क्या ऐसे अहम इकदाम उठाने की ज़रूरत है कि हम कुदरती आफात से जो नुकसान है उसे कम से कम पर ले आने में कामयाब हो जाएं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं, जल्जले भी आते हैं, लेकिन वहाँ अमवात की तादाद बहुत कम देखी जाती है। जबकि हम बात करें पाकिस्तान के अंदर तो जो 2010 का सिर्फ हम बात करें, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैलाब कहा जाता है पाकिस्तानी तारीख का, उसमें हज़ारों की तादाद में लोग अपनी जान से गए और सिर्फ $43 बिलियन का तखमीना लगाया गया था कि माशी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा था। अब KPK के कई अजला हैं जिसमें पिछले 48 घंटों से शदीद बारिशें हुई हैं, क्लाउड बस्ट हुआ है जिसे बादल का फटना उर्फ़े आम में हम कहते हैं। उसकी वजह से 357 से ज़ायद लाशें अब तक निकाली जा चुकी हैं जो उसमें बह गए थे। इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं और माजी में मुख्तलिफ कुदरती आफात के हवाले से अपने खिदमात पेश कर चुके हैं और इन खिदमात की बदौलत उन्हें गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक जमान साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें ज्वाइन किया। इस अफसोसनाक सूरत हाल है, जाहिर है कुदरती आफात को मुकम्मल तौर पर दुनिया भर में कहीं रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसमें नुकसान जो होता है उसे कम से कम किया जा सकता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पाया। पिछले कई सालों के तजर्बात में हम देखें, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और फिर मैं आगे चलूंगा कि टेक्निकल जो क्लाइमेट चेंज है उस हवाले से क्या मसाइल दरपेश हैं पाकिस्तान को, इसमें हम आगे चल के बात करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है इरफान, मैं थोड़ा सा इस पे तस्दीक कर दूं कि गोल्ड मेडल जो मैंने मास्टर्स किया डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो उस मास्टर्स में आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट। लेकिन देखें, जो आप खिदमात सर अंजाम देते हैं ना मुल्क और कौम के लिए, तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड या अवार्ड उसमें यही होता है कि आपने कुछ, वो कहते हैं ना कि माना कि इस जमीन को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम, यानी जहां पे आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया, कुछ जिंदगियां बच गई, कुछ लोगों का नुकसान कम हो गया, कुछ अजाला हो गया, वही बड़ा अवार्ड होता है। अच्छा, उसमें मैं ये कहता हूँ कि आपने वजह फरमाया कि पाकिस्तान का दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में नुकसान बहुत ज्यादा होता है, होता आया है, हो रहा है, जो कि आमतौर पर, खास तौर पर मैं आई एम टॉकिंग इन टर्म ऑफ लाइफ लॉसेस। ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस और इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती, वो सबसे अनमोल होती है। अच्छा, अनफॉर्चुनेट है, उसमें मैं एक चीज बताऊं कि 2005 का जो अर्थक्वेक आया, उससे कबल तक तो पाकिस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट नाम की कोई अथॉरिटी या कोई इदारा नहीं था। आपके पास सिविल डिफेंस या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट लेवल पे आपके पास वो एक छोटा सा सेटअप होता था, शहरी दिफा भी कहते हैं, सिविल डिफेंस भी कहते हैं, इस तरह का था। वो भी रिएक्टिव अप्रोच होती थी। डिजास्टर हो गया, उसके बाद रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन और लाशें वाशें निकालना और जख्मियों को करना हो। 2005 के अर्थक्वेक में हमें एक लेसन मिला कि नहीं, आपको, क्योंकि पाकिस्तान इज अ डिजास्टर प्रोन कंट्री, यहाँ पे अर्थक्वेक्स भी आते हैं, तवातर से आते हैं, तसलसल से आते हैं, यहाँ फ्लड्स भी आते हैं, दीगर कुदरती आफात भी जो हैं वो भी, ग्लेशियर आउटबर्स्ट भी होता हुआ है, रिसेंट पास्ट में भी आपने देखा बाबूसर टॉप के एरिया में। अच्छा, उसमें फिर उस वक्त
आपका एनडीएमए जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और जो अर्थक्वेक आ चुका था उसकी रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन के लिए वहां पे एरा, अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी, ये बनी, एरा बना और एनडीएमए बना। और सूबाई सतह पे पीडीएमए, हर सूबे में प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी अथॉरिटी, वो भी बनी। इनका काम क्या है? देखें, डिजास्टर जो है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल होता है, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब ही यही है कि प्रिवेंटिंग द डिजास्टर फ्रॉम अकरेंस एट ऑल। मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल आपको इसको समझाता हूं ताकि आम आदमी को भी समझ आ जाए। डिजास्टर है क्या, कुदरती तौर पे भी या ह्यूमन इंड्यूस्ड। डिजास्टर इटसेल्फ इज नथिंग, हैजर्ड्स होते हैं सारे। हैजर्ड आके H/V, हैजर्ड आके आपकी वल्नरेबिलिटी से टकराता है। अगर आपकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है तो वो हैजर्ड डिजास्टर बन जाता है, क्योंकि डिजास्टर इज इक्वल टू H/V। तो हैजर्ड आके आपकी वल्नरेबिलिटी, अब अगर आपकी वल्नरेबिलिटी 0 है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0, दैट मीन्स के हैजर्ड आया चला गया, डिजास्टर नहीं बना। अब आप अपनी वल्नरेबिलिटीज को आप एड्रेस करें। आपकी ऐसी आपकी तदाबीर हो, जैसे अभी ये फ्लड आते हैं, आप फ्लड प्लेन एरियाज में आपकी आबादियां हैं, ठीक है, आपके फ्लड प्लेन एरियाज के साथ साथ चाहे होटल्स बने हैं, घर बने हुए हैं, वो आके तभी होता है। फ्लड लेवल जो है, आपको पता है कि गुज़श्ता सालों में भी इस लेवल पे पानी आया था, तो उनको वहां से हटा लेना। इसी तरीके से अर्थक्वेक के केस में फॉल्ट लाइंस है, उससे थोड़ा दूर होके पहाड़ों के स्लोपों पे घर ना बनाएं, या उस जगह पे जहां पहाड़ गिरना है या लैंडस्लाइडिंग है वहां ना बनाएं। तो आपने वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस कर लिया। अब वल्नरेबिलिटी एड्रेस हो गई तो हैजर्ड हैजर्ड ही रहेगा। अब यहां पे हमारे यहां बदकिस्मती ये है कि आप पाकिस्तान की 50% पॉपुलेशन को देख लें, वो आमतौर पे अनसेफ घरों में रहते हैं, क्योंकि जाहिर है पुअर कंट्री, गरीब लोग हैं। घर आपके अगर हैं भी, फ्लड प्रोन एरियाज में भी हैं, तो ऐसे हैं कि एक रेला आया वो बहा के ले गया, ठीक है। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में घर हैं, अर्थक्वेक आया, जमीन शेक हुई पूरे आपने देखा 2005 के जलजले में तकरीबन आपके 73,338 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, 73,000, और तकरीबन 6.5 लाख घर तबाह हुए थे। इसी तरीके से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब। क्यों? वो सारे सिस्मिकली रेजिस्टेंट घर नहीं थे, आपने अपनी वल्नरेबिलिटी को एड्रेस नहीं किया। चलें, वो एक लेसन मिल गया, उसके बाद आपने वहां पे बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन की आफ्टर द अर्थक्वेक। अगर खुदा न खास्ता आइंदा आता है तो नुकसान इतना जानी नुकसान नहीं होगा। अब सेम इज हियर इन केस ऑफ फ्लड। तो मैंने जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की पहली स्टेज बताई थी, प्रिवेंशन, कि आप अपनी इतनी तदाबीर करें कि अगर आए भी तो आपका जानी माली नुकसान ना हो। फिर अगर दूसरी स्टेज आ जाती है मिटिगेशन, कि आपकी तैयारी इस हद तक भी है कि आए भी, वल्नरेबिलिटी को टकराए भी, लेकिन वल्नरेबिलिटी इतनी ज्यादा ना हो और उसके इफेक्ट्स को मिटिगेट कर दे। तीसरा साथ ही प्रिपेयर्डनेस है कि आपके पास इतनी तैयारी हो, वार्निंग सिस्टम्स हो। आपको जैसी कि अर्ली वार्निंग मिली, वहां से लोगों को निकाला, इनखला किया और लो लाइंग एरिया से निकाल के सेफ एरियाज में ले गए। अगर फ्लड की केस में बात कर रहा हूं तो नुकसान कम होता है। आखिरी स्टेज आती है रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें नुकसान हो गया तो आप नए तामीर नो बहाली का काम करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि एक तो आपके यहाँ वसाइल की कमी है, दूसरा ये है कि आपका जो पैटर्न आ रहा है ना, ओवर द इयर्स बहुत ज्यादा आपको फ्लड्स का भी सामना करना पड़ रहा है, आपको क्लाउड बर्स्ट का भी सामना करना पड़ रहा है। वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है। और क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर हम अगर चाहे तो मैं अभी बात कर लेता हूं, वरना आगे जाके हम बात कर लेंगे कि उसका पाकिस्तान का अपना कसूर नहीं है। देखें, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग में जो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन होती है, जो आपके फैक्ट्रियों के धुएं, गाड़ियों के धुएं, जो बर्निंग ऑफ फुसिल ऑयल की वजह से, तो वो सारे का सारा जो है सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा। अगर आप देखें पाकिस्तान का शेयर जो है, ये जो मैं थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर की बात कर रहा हूं, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन की बात कर रहा हूं, तो माहौलियाती आलूदगी में पाकिस्तान का हिस्सा 0.83% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। लेकिन शाकसाना तो हमें भुगतना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि जब तक आपके गिरदो नवा के ममालिक, चाहे वो चाइना है, चाहे इंडिया है, इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन वहां से बहुत ज्यादा होती है, बाकी कंट्रीज भी सब मिलके नहीं करेंगे
तो ये अकेले पाकिस्तान के बस का रोग नहीं है। बहुत सारी बातें होती हैं, पॉलिटिकली भी लोग एक दूसरे पे क्रिटिसाइज करते हैं। देखें, दरख्त सदका जारी है, आप डिफोरेस्टेशन का भी शिकार है। पाकिस्तान बाकी ममालिक की निस्बत ज्यादा इसका शिकार है। हमें वो तो करना है, लेकिन साथ दीगर दीगर ममालिक को, बैन अवी बरादरी को साथ मिला के, तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो इस वक्त मैं ये कहूंगा कि आपके पास दो स्टेजेस हैं, एक है शॉर्ट टर्म मेजर्स, एक है लॉन्ग टर्म बेसिस। शॉर्ट टर्म में क्या है, वो तो आप ये जो आपके लो लाइंग एरियाज हैं, अर्थ का फिलहाल हम फ्लड की बात करते हैं, इन एरिया से अब हमें बड़ा लेसन मिल चुका है। आपने अभी देखा, आपने बाबूसर टॉप का एरिया देखा, आपने रिसेंट पास्ट में भी देखा, तो पिंडी इस्लामाबाद जैसी जगह पे भी आपने देखा है। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट हुआ, 450 मिलीमीटर ज्यादा इससे रेन आई वहां पे भी। तो हमें पता चल गया कि ये एरियाज हैं, वल्नरेबल हैं। अब यहां पे कम से कम हमें इमीडिएटली, कि जो आपको पता है कि फ्लैश फ्लड आता है पहाड़ी इलाकों में, खास तौर पे ये सडन आता है। सडन क्यों आता है? कई दफा ये होता है बारिश ऊपर जो कैचमेंट एरिया है वहां पे हो रही है, अब पानी चला, कहीं ना कहीं ब्लॉकेड है, कोई रॉक आई हुई है, कोई उसके आगे स्लश आया हुआ है, वो रुका हुआ है, लेकिन पीछे उसके पौंडेज हो रही है, पौंडिंग हो रही है। सडनली जब प्रेशर बढ़ता है, वो रॉक्स हटती हैं, वो पूरा एक नाला आता है, लोगों को तवक्को नहीं होती, और साथ ही वो बहाता ले चला जाता है। इसी के साथ जो एडजॉइनिंग नाला या दरिया है, कता कलामी की माजरत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज से 5-7 साल पीछे हम जाएं तो शायद ही पाकिस्तानियों को इतना ज्यादा पता हो, अवेयर हो। ये क्लाउड बस्ट जो एक इस्तिलाह, हम बादल का फटना आजकल बहुत ज्यादा खबरों में इस्तेमाल होती है, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, और क्या वजह है कि एशिया के अंदर पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका जैसे मुल्कों में ये ज्यादा आजकल देखने या सुनने में आ रही है? देखिए, क्लाउड बर्स्ट जो, पहले तो मैं एक लेमैन के लिए समझाता हूँ, क्लाउड बर्स्ट है क्या चीज, जिसको बादल का फटना यानी कि लफ्जी मानी इसका जी। ये आम तौर पे एक महदूद इलाके में, मुख्तसर यानी लोकलाइज लेवल के ऊपर, एक महदूद इलाके में बहुत ज्यादा बारिश आना, इतनी ज्यादा बारिश हो कि आप समझ लें कि विद इन एन आवर, 2 घंटे में 200 मिलीमीटर एक स्केल रखा हुआ है लोगों ने, कि अगर 2 घंटे में 200 मिलीमीटर रेन हो और तेज बारिश हो, गरज चमक के साथ हो, फ्लैश फ्लडिंग हो, तो उसको तो क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ये होता क्यों है? असल में जब आपका, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर बहुत, और आप देखें 1960 से ऑनवर्ड्स आप देखें 0.5 डिग्री पर एनम आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और वो क्यों बढ़ रहा है? डिफोरेस्टेशन की वजह से बढ़ रहा है। तो जब बहुत ज्यादा दर्जा हरारत बढ़ता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो लोकल लेवल के ऊपर, खासतौर पे जहां पे पहाड़ों से एरिया एक महदूद है, पहाड़ियों ने उसको इर्द गिर्द से उसको सराउंड किया हुआ है, वो गर्म हवा जब नीचे से उठती है, एक तो नॉर्मल रेन प्रोसेस है ना, कि ऊपर बादल हैं, बारिश बरसने वाली है, नीचे से गर्म हवा उठी, उन बादलों को मजीद ऊपर उसने धकेल दिया। अब उन बादलों में भी पानी था, साथ ही ये जो बुखारात हैं, ये भी ऊपर जाके बादल बने, और वो एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बादल वहां पे इकट्ठे हो गए। अब जब नीचे हवा का दबाव कम होता है, तो वो बादल पूरे के पूरे ऐसे बरसते हैं जैसे ऊपर से कोई बाल्टियां उंडेल रहा हो। तो ये क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना है, और ये होता खास तौर पे, आप देखें टेम्परेचर क्यों ज्यादा होता है, हम सारे कहते हैं दरख्त लगाएं, एक दरख्त से कितने बेशक महदूद लेवल के ऊपर दर्जा हरारत में कमी होती है। जब आप देखें इन पहाड़ों पे भी डिफोरेस्टेशन हो रही है, दरख्त कट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, मजीद हम नहीं लगा रहे, तो जो जमीन के ऊपर फजा में उन बादलों से नीचे जो कुदरती तौर पे मौजूद थे नॉर्मल प्रोसीजर के तहत बरसने के लिए, यहां से वो नीचे से गर्म हवा उठती है और उन बादलों को ऊपर धकेल देती है। ठीक हो गया? अब ड्राफ्टिंग हो जाती है, नीचे से ये गर्म हवा जाके, ये भी बुखारात जो हैं ऊपर जाके बादलों में कन्वर्ट होते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, और एक बड़ी तादाद में बहुत वॉल्यूम के साथ के नीचे बरसते हैं। ये तो क्लाउड बर्स्ट है। अब आगे इसकी प्रेडिक्शन, उस पर अगर आप बात करना चाहें तो मैं यहाँ पे इसकी प्रेडिक्शन भी आपसे जानना चाहूंगा। नॉर्मल जिस तरह हमें महकमा मौसमियात बता देता है, हम खबरों में बता रहे होते हैं आवाम को कि अगले 1 हफ्ते में कितनी बारिश होने वाली है, कहाँ कहाँ होने वाली है, लेकिन ये क्लाउड बस्ट जो है, इसके बारे में क्या हम उसी तरह समझें जिस तरह अर्थक्वेक, जल्जले के हवाले से कहा जाता है कि हतमी तौर पे नहीं, आज तक भी टेक्नोलॉजी यहाँ तक नहीं पहुंची कि वो बता सके कि कब कहाँ कितना जल्जला आ सकता है। तो क्लाउड बस्ट इससे मुख्तलिफ है, या इसके बारे में किसी हद तक पता लगाया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, जल्जले का तो जैसे आपने कहा, जो दैट इज आल्सो माय सब्जेक्ट, आई हैव बीन टीचिंग अर्थक्वेक साइंसेज एज वेल इन वेरियस यूनिवर्सिटी। तो जल्जले का तो प्रेडिक्शन एज सच उस तरह
100% कोई कर ही नहीं सकता। मास भाई कभी बाद में कभी बात हुई किसी और शो में, तो आपसे उस पर डिटेल में बात करूंगा। एक आधा दफा चाइना में 1976 में उन्होंने हीजिंग सिटी लोनिंग प्रोविंस में उन्होंने उसको प्रेडिक्ट कर लिया था, वो एबनॉर्मल एनिमल बिहेवियर्स की वजह से भी, और थोड़ा सा डेल इंटेंसी प्रोसेस जो स्वेलिंग ऑफ रॉक्स और कुछ इंडिकेटर्स ऐसे थे जिसे किया, लेकिन दैट वाज ओनली वन टाइम ईयर 4 फरवरी 1976 में। और उसके बाद इवन आई रिमेंबर देयर प्राइम मिनिस्टर चू एन लाई देन उन्होंने एक बयान दिया कि हमने चाइना ने अब वो टेक्नोलॉजी वो इस हद तक एक्सपर्टीज गेन कर ली है कि हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद 1979 में एक अर्थक्वेक वहां पे आया, इससे बड़ा अर्थक्वेक आया, और बहुत ज्यादा उनकी लाइफ लॉसेस हुए थे। तो अल्लाह ताला को बड़ा बहुत पसंद नहीं आया। लेकिन इन केस ऑफ क्लाउड बर्स्ट में मैं समझता हूं कि 100% प्रिडिक्शन पॉसिबल उस तरह नहीं है। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। देखें, रेन फोरकास्टिंग तो आप करते हैं, एक्सेसिव रेन और ये वो, और एनडीएमए और मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूं, एट सर्टेन लेवल दे हैड बीन कम्युनिकेटिंग कि जी इन अगले इतने दिनों में ये मजीद, कई दफा वो फॉल्स कॉल भी हुई, उस तरह बारिश नहीं हुई, लेकिन वो अलर्ट करते रहे। अब जो इसका है ना क्लाउड बर्स्ट का, कुछ लोग कहते हैं कि डॉपलर जो है आपका डॉपलर रेडार के जरिए किसी हद तक आप इसको प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं। प्रिडिक्ट इस टर्म में करते हैं कि तकरीबन 6 to 8 आवर्स आपको वार्निंग मिल जाती है। समटाइम्स ये 12 से 14 घंटे इन एडवांस भी आपको पता चल सकता है। लेकिन कितना ज्यादा रेन फॉल होगा, कितनी ज्यादा वो बारिश होगी, वो इसलिए नहीं प्रिडिक्ट हो सकता। मैं आपको एक टेक्निकल, ये एक बॉटल पड़ी है मिसाल के तौर पे। अब देखें, ऊपर से सैटेलाइट से, रडार से आप अगर इसको देखते भी है ना, तो टॉप से ये बॉटल का ढकना जो है ये तो इतना सा ही नजर आ रहा है, ये देख लीजिए इसका टैप जो है, ऊपर से आपको यही लगेगा। अब नीचे ये कितनी बड़ी बॉटल बादलों से या पानी से भरी हुई है, ये आपको अंदाजा नहीं हो सकता कि ये जो 600 मिलीमीटर गिरेगी, 400 मिलीमीटर गिरेगी। क्लाउड बर्स्ट का फिर भी, क्योंकि लोकलाइज्ड होता है एक लिहाज, इसलिए इस वजह से भी लोग कहते हैं कि उसको प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकलाइज्ड है, एक महदूद इलाके में होता है, और आपकी जो सैटेलाइट्स हैं या रेडार्स हैं वो ब्रॉडर उसको कवर करते हैं, ब्रॉडर लेवल पे। अब अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है या नहीं, तो मैं रिसेंटली कहीं पढ़ रहा था कि लाहौर का जो मेट डिपार्टमेंट है, वी हैव डॉपलर रेडार्स ओवर देयर, और यूज कर रहे हैं पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट उसको ये फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। प्लस पाकिस्तान एयरफोर्स के पास भी डॉपलर रेडार्स हैं, वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उसको यूज करते हैं। लेकिन 100% प्रिडिक्शन इसमें क्लाउड बर्स्ट में उस तरह नहीं हो सकती। लेकिन याद रखें, वो कहता है ना कि चमन में और आशियां तो बना लूंगा, मगर बिजली जहां एक बार गिरती है वहां 100 बार गिरती है। अगर इन एरियाज में आपको पता लग गया क्लाउड बर्स्ट इन्हीं एरियाज में आ रहा है और आइंदा भी आ सकता है, अब हमें लेसन मिलना चाहिए कि ये नाले हैं, ठीक है, ये पहाड़ी नाले हैं, क्योंकि देखिए नालों में ही लोग बह के गए ना, या नालों के किनारे जो घर थे या स्कूल थे वो गिरे, मलबे के नीचे भी लोग आए, उनकी भी डेथ्स हुई है, कीमती जाने गई हैं। तो ये हम कर सकते हैं कि इनको यहां से आप रीलोकेट कर लें। आप माना बहुत महंगा फिनोमेना, जाहिर है लोगों को घर बना के रीलोकेट, जो 2005 का अर्थक्वेक था $5.7 बिलियन का लॉस था, लेकिन $3.7 बिलियन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपको दिए थे, प्लस आपने ब्रिज फाइनेंसिंग अपने पास से की, और वहां पे सिस्मिकली रेजिस्टेंट घर लोगों को बना के भी दिए आपने। मैं अर्थक्वेक प्रूफ घर नहीं कहता होता, क्योंकि अगर आप 7.6 रेक्टर के ऊपर रख के आपने उस स्केल के ऊपर एक सेफ घर डिजाइन किया, अल्लाह मियाँ 7.8 ले आएगा। आपने 7.8 का डिजाइन किया तो अल्लाह मियाँ 8 का भी ला सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा चिली में 1960 में 9.5 मैग्नीट्यूड का भी अर्थक्वेक आया, लेकिन रेजिस्टेंट तो आप बना सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं ये कहूंगा कि इन एरियाज को खुला करें, लोगों को दाएं बाएं रिलोकेट करें, घर बना के उनको, अगर गवर्नमेंट मदद कर सकती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड कम फॉरवर्ड। आपके इस चैनल के वसत से मैं ये एज अ पाकिस्तानी, नॉट इन माय एनी, आई एम नॉट इन एनी ऑफिशियल कैपेसिटी, मैं पर्सनल कैपेसिटी में कहूंगा कि वर्ल्ड शुड कम फॉरवर्ड। और ये मैंने ये देखा इंटरनेशनल कम्युनिटी का 2005 के अर्थक्वेक के पाकिस्तान में जब हुआ, तो मैं उस वक्त एरा में था, अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी में एज अ डायरेक्टर जनरल था, मैं सर्विंग ब्रिगेडियर था उस वक्त। तो बड़ी दुनिया आई थी। ये जितनी भी ये इस तरह के काम होते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी कम्स फॉरवर्ड, तो ये मिल के पाकिस्तान बेशक एक फ्लैश अपील लॉन्च करें, और ये सबसे पहला काम करें कि जो स्कूल्स हैं वहां पे
उनको वहां से रिलोकेट किया जाए, सेफर प्लेसेस पे, हायर ग्राउंड्स के ऊपर जाके बनाए जाएं। इसी तरीके से आबादी, गरीब लोग हैं, जाहिर है कि उनका रोजी रोटी, किसी ने होटल बनाया, किसी ने ढाबा होटल बनाया, किसी ने ठिया लगाया हुआ है, इनको भी रिलोकेट किया जाए। फिर ठीक है। एक और अहम इरफान मैं बात बताऊंगा कि कुछ प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए हमारे पास। आपने देखा कि स्वात में वो 15 लोग जो है, कुछ अर्सा पहले की बात है, रिसेंट पास्ट की बात है, कि वो मदद की इंतजार करते रहे, वो नींद में बह गए। इसके लिए देखें, आपको अब ये नोडल पॉइंट्स तो पता है, वल्नरेबल पॉइंट्स पता है, तो एनडीएमए और पीडीएमए जो प्रोविंशियल लेवल पे आपका सेटअप है, उनको चाहिए कि मोटर बोट्स ओबीएम ऑपरेटेड, जो आपके पास वो मोटर के साथ चलता है, एक्सीलेटर के साथ, लाइक अ मोटर बाइक, वो पानी की लहरों को काटता हुआ तेज से तेज उसमें जाता है, 75 किलोमीटर पर आवर तक उसकी स्पीड भी होती है टाइम्स। तो वो तो रखें ना, वो इन जगहों पे तो जरूर रखें, ऑपरेटर्स के साथ मौजूद रखें, खास तौर पे मॉनसून रेनी सीजन में, ताकि कहीं पे कहीं आइसोलेटेड पॉकेट्स में लोग फंस गए तो जरूरी तो नहीं है कि हर दफा हेलीकॉप्टर से ही लिफ्ट करें, दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फिनोमेना, और हर जगह आप हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते। तो इस तरह ये, मैं एक मजे की बात बताऊं, एक वीडियो देख रहा था रिसेंटली, 2-4 दिन पहले की बात है। तो चाइनीज ने डिंकीज बनाई हुई, छोटी सी, एक वन वन बकेट टाइप आप कह लें, जिसमें एक बंदा बैठ सकता है, और वो मैं देख रहा था रिमोट से ऑपरेट कर रहा है बंदा, एक आइसोलेटेड जगह के ऊपर पानी की लहरों में कहीं अटका हुआ एक जगह पे, ये वहां उसके पास भेजता है, वो छलांग मारता है, इसके अंदर बैठता है, लाइफ जैकेट भी पहनता है, और वो रिमोट के साथ चलाता हुआ, जैसे गाड़ी आप रिमोट पे बच्चे खिलौना चलाते हैं, वो ले आता है। इस तरह की चीजें अभी हमें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इज ए कंटिन्यूअस फेनोमेना, और ये आगे क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें इसका शिकार पाकिस्तान हो रहा है, स्पेशली इन हिली एरियाज, और यहाँ पे हमें इस तरह की तैयारी पूरी करनी चाहिए। आखिर में मैं आपसे, आखिर में ब्रिगेडियर साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्लाइमेट चेंज आप कहते हैं कि पहले जो सबसे ज्यादा इसमें जिनको नुकसान हो रहा है, जिन ममालिक को, पाकिस्तान भी उनमें शामिल है, तो इसके सद्देबाब के लिए दुनिया भर को क्या आप समझते हैं वो एहसास है जो होना चाहिए, या अभी भी जो जिम्मेदार मुल्क हैं इस हवाले से, जिनके पास वसाइल मौजूद हैं, वो उस तरह काम नहीं कर रहे इस पे, जिस तरह दरख्त लगाना या दीगर मसनूई चीजों को खत्म करना, ताकि कुदरती माहौल जो है वो बरकरार रहे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, मैं ये बताऊं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, इसका एहसास दुनिया को तो है, और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि देखें बेसिकली क्या है ये, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपके व्यूअर्स के लिए, कि सूरज से डायरेक्ट जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो नीचे आती हैं, या तेज शुआएं आती हैं, उसके लिए अल्लाह ताला ने सूरज के इर्द गिर्द एक ओजोन लेयर जो है, एक झिल्ली जो है वो रखी हुई है, जो कि उसको उन तेज शुआओं को कमजोर करके एक मॉडरेट तरीके से जमीन तक भेजता है। अब जब नीचे से आप ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, जो कि आप ये बर्निंग ऑफ फिसल ऑयल्स, खासतौर पे फैक्ट्रियों के धुएं, बाकी धुएं, कोल का बर्निंग, गाड़ियों का धुआं, ये सारा कुछ ऊपर जाता है, और ये उसको आहिस्ता आहिस्ता थिन करता जा रहा है। ये लेयर जो है जमीन से तकरीबन अराउंड 15 to 20 किलोमीटर ऊपर जाके शुरू होती है, और इसकी थिकनेस अराउंड 20 किलोमीटर थिक है, लेकिन अब कुछ जगहों पे ये कम होती जा रही है, जिसकी वजह से तेज शुआएं आती हैं। उसका नुकसान क्या है कि लोग कभी स्किन कैंसर का मरीज बन रहे हैं, ठीक है, आइज डिजीजेस हो रही हैं, और फिर जो खास तौर पे ये जो ग्लोबल वार्मिंग, जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, इसका इदराक करते हुए ना 1990 में एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान में, ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्डर इसको कहते हैं, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, 156 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इन्होंने उसको साइन किया था। और एक बड़ी अच्छी चीज कि हम ये बर्निंग ऑफ फ्यूसल ऑयल्स, इनको खत्म करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर आएंगे, और हम जैसे अभी देखें ना, इलेक्ट्रिक कार्स आ गई, गाड़ियों का सलेंसर वाला धुआं आहिस्ता आहिस्ता कम। अच्छा, इसी तरीके से आपका ये जो सोलर एनर्जी, ये वो सारा कोल से चलने वाले प्लांट जो हैं, कोयले से चलने वाले, उनको आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे। उस वक्त एक फैसला हुआ था कि सारी दुनिया इसमें हिस्सा डालेगी, सब कम करेंगे। और ये भी याद है मुझे, मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा था ईयर 2025, 2025 आ गया है अभी, देखें, उन्होंने कहा था जी 2025 को हम दुनिया को उसका ओरिजिनल टेम्परेचर वापस करेंगे। बड़ा बोल था, लेकिन आज 2025 आ गया, टेम्परेचर वापस करने के बजाय कितने डिग्री ऊपर चला गया। सर, उसकी वजह क्या थी? पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है, मजे की बात है। 156 कंट्रीज, या इससे इतने लगभग कमोबेश, इफ आई डोंट रिमेंबर द फिगर एग्जैक्टली, बट यही था अराउंड। अब उसमें चाइना,
इंडिया, बाकी भी सारे सिग्नेटरी थे। और ये सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन वाले हैं, अमेरिका भी उसमें शामिल था, यूके भी। अब वो लोग बैकआउट कर गए थे अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, वो बड़े कंट्रीज उससे वक्ती तौर पे सुना है कि बैकआउट कर गए, जिसकी वजह से दुनिया ने उसका इतराफ नहीं किया। लेकिन उसके बाद अभी रिसेंट पास्ट में भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, और अब एक फैसला। और पाकिस्तान, आपको बताऊं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुतासिर होने वाले क्लाइमेट चेंज से जो कंट्रीज हैं, उसमें पाकिस्तान भी लीडिंग रोल पे है, काफी ऊपर है, आगे अनफॉर्चुनेटली। चाइना भी उसमें शामिल है, वो भी मुतासिर है। अब इसके ऊपर दुनिया को इसका इदराक है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी पाकिस्तान, ये आई ओपनर होना चाहिए, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, और इंडिया में भी हुए, चाइना और बाकी मुल्कों में भी हो रहा है, बांग्लादेश में खास तौर पे होता है। अब उनको चाहिए कि मैसिव लेवल के, ठीक है, सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जीज वाला जो है ना, उसको इमीडिएटली वो करें। पाकिस्तान में मैं आई अप्रिशिएट अभी इस गवर्नमेंट के दौर में भी, और पीछे भी हुआ पिछली गवर्नमेंट्स ने भी, कि अब आप आहिस्ता आहिस्ता उस पे आ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज पे आ रहे हैं आप। सोलर वो जो है सिस्टम्स लोगों ने घरों में लगा लिए, फैक्ट्रीज में लगा लिए, पार्क सोलर पार्क बना। तो इसको सारा इस तरीके से दुनिया को मिल के चलना चाहिए। मैं तो इस पे एक सुजेस्ट करूंगा, ये अभी रिसेंट आई ओपनर है जो रिसेंट पास में और हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कैपेबिलिटीज हो रही हैं। पाकिस्तान शुड गिव अ कॉल। देखें, आप दूर ना जाएं, आप एशियन लेवल से शुरू करें, आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लेवल से शुरू कर दें कि पाकिस्तान शुड कॉल इमीडिएटली, एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं। एक डोनर, 2005 का अर्थक्वेक आया था ना, तो जनरल मुशर्रफ वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, तो एक डोनर्स, इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें ये सारे कंट्रीज ने कमिट किया था कि हम आपको मदद भी करेंगे। मैं मदद की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कहता आप किसी से भीख मांगे, लेकिन इसके लिए मदद मांगे, बोले जी लेट्स स्टार्ट अप। ग्लोबल तो अपनी जगह है, हम तो मुतासिर हो रहे हैं एक दूसरे की वजह से। पाकिस्तान मुतासिर हो रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज की वजह से भी। तो हम कहेंगे चलें जी, हम लोकल एशियन लेवल पे स्ट्रिक्टली हम इन चीजों को फॉलो करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज पे जाते हैं, मैसिव प्लांटेशन के ऊपर जाते हैं, और एक दूसरे के जो एक कंट्री को दूसरे की वजह से नुकसान हो रहा है वो भी कम करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा। एंड दिस थ्रू योर चैनल आई वुड गिव दिस मैसेज टू दी अरबाब बस्त कुशाद को कि इसके ऊपर कोई इमीडिएट कॉन्फ्रेंस करेंगे, बहुत बड़ा। पाकिस्तान तो करता है बेचारा, दरख्त भी आप लगाते हैं, लेकिन आप कितने अकेले आप कुछ नहीं कर सकेंगे, नेबरिंग कंट्रीज को भी इसमें अपना हिस्सा डालना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, बहुत तफसील से गुफ्तगू की ब्रिगेडियर तारिक ज़मान साहब ने, और तफसील से बताया हमें कि किस तरह हम ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज का शिकार हैं, जिसकी वजह से क्लाउड बस्ट नामी इस्तिलाहें अब आ रही हैं, और ऐसी बारिशें जिसमें पिछले 48 घंटों की अगर बात की जाए, अफसोसनाक खबरें ये आ रही हैं कि 357 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं, मज़ीद अफराद लापता भी हैं। और अभी NDMA ने मज़ीद बताया है कि मज़ीद अगले एक हफ़्ते में बारिशें हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो दरियाओं के किनारों पर रहने वाले लोग हैं उन्हें नकल मकानी करना होगी। यह वक्त हुआ ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो एक अहम बयान आज फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का, जो कि मंसूब है सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइस से। उन्होंने ये इस हवाले से क्या बताया है आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।